हेलो स्टूडेंट, आज हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर को देखेंगे हम लोग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं कि कैसे ब्रिटिश ने यहाँ पे धीरे धीरे शासन स्थापित कर लिया था। अब यह है कि ये शहरों से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे अपना कैसे शासन प्रशासन चलाते हैं ये देखना। हमने देख लिया था कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक शासक की व्यवस्था में आ चुकी थी। उसने बहुत कुछ परिवर्तन किया, बहुत कुछ कैप्चर किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। वो प्लासी का हो या बक्सर का हो, वो धीरे धीरे वो मजबूत हो गया। और मुगल बादशाह ने उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो दे दिया। उससे परिचित होंगे, आगे देखें हम लोग। द कंपनी बिकम्स द दीवान, कंपनी दीवान बन गई। यानी दीवान से मतलब यहाँ पे है कि कर वसूलने की शक्ति उसको मिल गई, टैक्स कलेक्शन का राइट उसको मिल गया। 12 अगस्त 1765 इस तिथि को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। और इससे मतलब यह है कि बंगाल का जो भी टैक्स होगा वो कंपनी वसूलेगी, इसको अधिकार हो गया था। इस बात की पूरी संभावना है कि घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। ये पिक्चर यही दिखाना चाहता है। ये मुगल बादशाह है, ये रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल रही है। लेकिन ऊपर दिए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह में दिखाया गया। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन के यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए नीचे एक बड़ी घटना थी। कहने का तात्पर्य है कि इतनी बड़ी भव्य तरीके से तो नहीं किया गया होगा, लेकिन चित्रकारों ने इसको बड़े पैमाने पर महिमा मंडन किया है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण विभाग के आर्थिक मामलों के मुख्य शासक बन गई थी। जो उसको अधिकार मिल गया, अब वो जो चाहे वो करे। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। कैसे इनकम को बढ़ाई जाए, कंपनी इस पे ध्यान दे रही थी। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिसे कंपनी के बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। तो कंपनी में जो भी खर्च थे उसको पूरा करना था, तो उसके तरीके ढूंढ रहे थे। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। यानी व्यापार को बढ़ाना है, व्यापार छोड़कर शासन केवल नहीं करना है। समय के साथ कंपनी को भी समझ में आने लगा कि सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग शासनिक सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यानी जो स्थानीय स्तर पर लोकल थे लोग, सरदार थे लोग, मुखिया थे लोग, उनको भी साथ में रखना जरूरी था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कंपनी ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के सोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में कैसे उसको
व्यवस्थित किया और लोगों का अधिकार किस तरह तय किया और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई जो जरूरत थी, ये भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो अगला टॉपिक है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। कंपनी की आमदनी, इनकम, आय, कमाई जो कहें आप उसको। कंपनी had become the दीवान but it still saw itself primarily as a trader। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन सभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था में करने में भी हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत में बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। बिफोर 1665 कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और उन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को बेचनी पड़ रही थी। किसान अपना लगान जो चुका नहीं पा रहा है। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा है और खेती चौपट होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नीति सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कभी नहीं। कंपनी के अफसरों को लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशक तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट। इन्होंने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया, स्थायी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका तात्पर्य था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ये तो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट। समस्या क्या थी इसमें? तो जो बड़ी समस्या थी, मगर स्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था, उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों का आमदनी में सुधार तो आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर पा रही थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन में की बेहतरी के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसमें कुछ सुधार नहीं करना चाह रहे थे। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी जमीन गंवा दी
जो बचे रहे उन्हें बिना परेशानी निवेश का खतरा उठाया और आमदनी की उम्मीद दिखाए रखी थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। यानी किसान अपना लगान देता रहे, जमींदार उसमें सुधार करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ गांव में किसानों का व्यवस्था बहुत दमनकारी, ऑपरेसिव दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पे उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वो लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये आज हम लोग इस सिस्टम के बारे में पढ़ा, परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था और इसमें लगान फिक्स थी जो किसानों से जमींदारों से वसूली जाती थी। उसमें कोई परिवर्तन करने की स्थिति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन समस्या ये हो गई कि किसान तो लगान ज्यादा दे रहा था लेकिन उसकी जमीन के लिए सुधार कुछ नहीं हो रहा था। जमींदार केवल लगान वसूलना जानते थे, ब्रिटिश को लगान जमा कराना चाहते थे अपने पास। ये परिवर्तन रहा है, उसको आप पढ़िए और आगे भी देखते हैं। थैंक यू।